फिल्म धुरंधर का ट्रेलर आया है और इसके साथ एक बड़ा दावा भी कि इसकी चौंकाने वाली कहानी असली लोगों और सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कहानी कितनी सच्ची है। चलिए आज इसी दावे की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे की हकीकत क्या है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे आतंकवादी से जिसकी क्रूरता की ये एक मिसाल ही काफी है। फिल्म का एक अहम किरदार इसी शख्स से प्रेरित बताया जा रहा है और उसकी कहानी हमें आतंकवाद की एक बेहद अंधेरी दुनिया में ले जाती है। अब मिलिए कहानी के दूसरे चेहरे से, एक ऐसा गैंगस्टर जिसने जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम अपनी ही मां के खून से रखा था। ये कहानी अपराध की उन गलियों की है जहां इंसानियत का कोई मोल नहीं। और जब जुर्म और आतंक का ये अंधेरा घना हो रहा था, तब एंट्री हुई एक ऐसे पुलिस अफसर की जिसे इन दोनों को खत्म करने का जिम्मा सौंपा गया था। तो ये हैं वो तीन चेहरे, पर्दे पर और असल जिंदगी में। अब चलिए एक एक करके इन किरदारों के पीछे की असली दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि सच्चाई कितनी फिल्मी है और फिल्म कितनी सच्ची। तो सबसे पहले बात करते हैं उस आतंकवादी की जिस पर मेजर इकबाल का किरदार बेस्ड है। नाम था इलियास कश्मीरी। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 80 के दशक में। एक होनहार स्टूडेंट जो डिबेट्स जीतता था, लेकिन फिर 20 साल की उम्र में सब कुछ बदल गया। उसने पढ़ाई छोड़कर अफगानिस्तान में सोवियत के खिलाफ जंग में हिस्सा ले लिया। 90 के दशक तक वो हुच्ची का टॉप कमांडर बन चुका था और उसका पूरा फोकस कश्मीर पर था। और देखते ही देखते वो अल कायदा का एक बड़ा चेहरा बन गया। आखिर में 2011 में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में उसकी कहानी का अंत हुआ। लेकिन उसकी क्रूरता की सबसे बड़ी पहचान बनी फरवरी 2000 की एक घटना। हुआ ये कि कश्मीरी अपने 25 साथियों के साथ पाकिस्तानी आर्मी की वर्दी पहनकर एलओसी पार करता है। एक भारतीय चौकी पर हमला होता है, 2 सैनिक शहीद हो जाते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। शहीद सिपाही भाऊसाब मारुति तालेकर का शव मिलता है, लेकिन बिना सिर के, और उस सिर को कश्मीरी एक ट्रॉफी की तरह पाकिस्तान ले जाता है। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि उसके साथ फुटबॉल खेला गया था और इस वहशीपन का इनाम भी मिला। कहा जाता है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने उसे इसके लिए 1 लाख पाकिस्तानी रुपए का नकद इनाम दिया था। सोचिए, यही वजह थी कि 26/11 मुंबई हमलों में उसके रोल के बाद अमेरिका ने उसके सिर पर $5 मिलियन का इनाम रख दिया था। वो एक ग्लोबल टेररिस्ट बन चुका था। तो ये थी इलियास कश्मीरी की कहानी। अब चलते हैं कहानी के दूसरे किरदार की तरफ, एक गैंगस्टर रहमान डकैत, जिसे लियारी का कसाई भी कहा जाता था। रहमान को समझने से पहले उसके इलाके लियारी को समझना जरूरी है। कराची का एक ऐसा इलाका जो दशकों तक गैंग वॉर, ड्रग्स और टारगेट किलिंग का अड्डा बना रहा। और इस इलाके के सबसे बड़े डॉन की कहानी शुरू होती है घर से। सिर्फ 15 साल की उम्र में उसने अपनी ही मां को मार डाला। वजह, उसे पता चला था कि उसकी मां का अफेयर उसके पिता के कातिल के साथ था। और उसका जुर्म करने का तरीका भी उतना ही खौफनाक था। पहले वो अपने टारगेट के पैरों में गोली मारता था ताकि वो भाग ना सके। फिर AK-47 की पूरी मैगजीन उसकी छाती में उतार देता था। मकसद साफ था कि लाश पहचानी भी ना जा सके। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। ये गैंगस्टर सिर्फ जुर्म नहीं करता था, ये सियासतदानों के लिए काम भी करता था। वो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स किलर बना। यहाँ तक कि 2007 में जब बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान लौटी तो रहमान डकैत को उनकी सिक्योरिटी में लगाया गया था और बाद में वो PPP की अमन कमेटी का लीडर भी बन गया। मतलब अपराध और राजनीति का एक खतरनाक कॉकटेल। तो एक तरफ था इलियास कश्मीरी जैसा आतंकवादी, दूसरी तरफ रहमान डकैत जैसा गैंगस्टर, और इन दोनों से लोहा लेने के लिए मैदान में उतरा एक पुलिस वाला, चौधरी असलम, एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। कराची में अब सीधा आमना सामना था। एक तरफ शिकारी चौधरी असलम, जिसे लियारी गैंग को खत्म करने का काम मिला था, और दूसरी तरफ उसका सबसे बड़ा शिकार रहमान डकैत। और फिर 9 अगस्त 2009 को रहमान डकैत मारा गया। लेकिन कैसे? क्या वो एक असली एनकाउंटर था या फिर कुछ और? ये सवाल आज भी पूछा जाता है। देखिए, पुलिस की कहानी तो ये थी कि डकैत के गैंग ने पहले गोली चलाई और जवाबी फायरिंग में वो मारा गया। एक सीधा साधा एनकाउंटर। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो कहानी पलट गई। रिपोर्ट में कहा गया कि गोली के घाव बिल्कुल नज़दीक से, मतलब पॉइंट ब्लैंक रेंज से लगे थे। ये सबूत एक मुठभेड़ की तरफ नहीं बल्कि कस्टडी में हुई हत्या की तरफ इशारा कर रहे थे।
लेकिन चौधरी असलम की कहानी का अंत भी उतना ही हिंसक था। गैंगस्टर्स का शिकार करने वाला ये शिकारी खुद आतंकवादियों का शिकार बन गया। 9 जनवरी 2014 को तहरीक-ए-तालिबान ने एक बम धमाके में उसकी जान ले ली। तो ये थे 3 मुख्य किरदार। लेकिन फिल्म की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ और भी चेहरे हैं जो असल जिंदगी से लिए गए हैं। जैसे रणवीर सिंह का किरदार एक भारतीय एजेंट का है। हाँ, शुरुआत में अफवाहें थीं कि ये मेजर मोहित शर्मा पर आधारित है, लेकिन उनके परिवार ने इसे गलत बताया है। सारा अर्जुन का किरदार रहमान डकैत के एक साथी नबील गबोल की बेटी से प्रेरित है, और आर माधवन का किरदार माना जाता है कि वो भारत के पूर्व एनएसए अजीत डोभाल पर आधारित है। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, जब किसी की खौफनाक हकीकत को बड़े पर्दे पर मनोरंजन के लिए दिखाया जाता है, तो वो कहानी हमें असल में क्या बता रही होती है? क्या ये सिर्फ एक फिल्म है या फिर किसी के दर्द का बाजारीकरण?